हेलो दोस्तों, सुपर एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों की तीसरी कक्षा में आए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अनुच्छेद 15 तक और 16, 17 तक करवा दिया था। 17वां मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 17वां अनुच्छेद अस्पृश्यता वाला हमारा आधा रह गया था, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 17 को आज हम कंप्लीट करेंगे कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध माना जाएगा जो संसदीय विधि के अनुसार होगा। जो संसदीय विधि, देखा मैंने आपको कल बताया था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि संसदीय विधि, जो संसद विधि बनाएगी उसके द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। संविधान में केवल इतनी ही बात लिखी गई है कि भाई अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध माना जाएगा या उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है और उसको संसदीय विधि। ठीक है, तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, संसदीय विधि द्वारा दंड का प्रावधान, संसदीय विधि द्वारा प्रावधान होगा। ठीक है भाई, संविधान में केवल इतनी बात है कि भाई अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा, और कितना होगा इसको हम एक संसदीय विधि बनी 1955 में। कब बनी? 1955 में एक संसदीय विधि बनाई गई। उसके माध्यम से बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता वाला जुर्म करता है या कोई किसी के साथ छुआछूत जैसे अपराध को अंजाम देता है तो उसके लिए किस प्रकार की सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, या किसी व्यक्ति को किस प्रोसेस के द्वारा, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा उसको सजा दी जाएगी, वो सारा 1955 के अधिनियम में लिखा गया है। तो अब मैं आपको बता दूं उस अधिनियम का नाम क्या है। ठीक है, मैं उस अधिनियम का नाम बता देता हूं आपको। 1955 के अधिनियम का मैं आपको नाम बता देता हूं, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक है, अधिनियम। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ठीक है, उसका इंग्लिश में नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। तो अनुच्छेद 17 हमारा यहीं तक था। अब आते हैं हम अनुच्छेद 18 पर। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद 18 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे आप इंपॉर्टेंट डाल लें कि अनुच्छेद 18 किस चीज़ को बताता है। तो देखिए, अगर अनुच्छेद 18 की हम बात करें या आर्टिकल 18 की हम बात करें तो इसमें बताया गया है उपाधियों के बारे में। किसके बारे में? उपाधि। ठीक है भाई, उपाधि, इसको आप उपाधि शब्द से याद कर लें कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के संदर्भ में बात करी गई है। और उपाधियों के लिए क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें बताया गया है कि भारत में उपाधि अब किसी को नहीं दी जाएगी। अगर साधारण शब्दों में मैं कहूं तो ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। यदि हम समाज में किसी व्यक्ति को बड़ी उपाधि दे देते हैं और किसी व्यक्ति को नीची उपाधि देते हैं तो वो समानता, ठीक है, समानता, इक्वलिटी के प्रिंसिपल को प्रोटेस्ट नहीं करेगा, मतलब समानता को स्थापित नहीं करेगा समाज में। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश काल में कुछ उपाधियां दी जाती थी। जैसे पहला मैं आपको बता दूं, सर, जो आज हम शब्द यूज करते हैं सर टाइप का,
तो वो एक उपाधि होती थी। ठीक है, समाज में कुछ लोग जो अंग्रेजों के नज़दीकी होते थे भारतीय, उनको सर की उपाधि अंग्रेज दिया करते थे। दूसरा मैं आपको बता दूं नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड टाइप की भी उपाधि ब्रिटिश काल में दी जाती थी। तब जब हमारा संविधान बना तो उन्होंने कहा, संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में इस तरीके की कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, समाज में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, अनुच्छेद 18 में आर्टिकल 18 इसी चीज की बात करता है कि उपाधियों का अंत। ठीक है भाई, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 की घोषणा ये है, अनुच्छेद 18 की घोषणा ये करता है कि उपाधियों का अंत भारतीय संविधान द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए उपाधियों का अंत केवल ये नहीं है कि समाज में हम लोगों को उपाधियां नहीं दे सकते, तो हम कहाँ उपाधियां दे सकते हैं? तो संविधान में इस चीज का वर्णन है कि हम सेना को छोड़कर, ठीक है, सेना को छोड़कर, ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए कि सेना में उपाधियां दी जा सकती हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, समाज में सिविल, ठीक है, समाज में उपाधियां नहीं दी जाएंगी, केवल और केवल सेना में उपाधियां दी जा सकती हैं। एवं दूसरा विद्या संबंधी क्षेत्रों में भी उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो उसको हम डॉक्टर की उपाधि देते हैं, तो वो विद्या संबंधी उपाधि में आ जाता है। वो किस उपाधि में आ जाता है? विद्या संबंधी उपाधि में आता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि क्या विद्या संबंधी उपाधि भारतीय संविधान में वर्णित है, तो उसका आंसर होगा हाँ, विद्या संबंधी उपाधि या सेना में अगर कोई उपाधि दी जा रही है तो उसको हम वैध मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे? वैध। ठीक है, वैध मानेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में केवल यह कहा गया है कि हम समाज के अंदर उपाधियां नहीं देंगे, परंतु सेना एवं विद्या संबंधी क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं। कहां कहां पर दी जा सकती हैं? एक तो सेना, दूसरा विद्या संबंधी क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई जो पद्मश्री, दूसरा पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण या अन्य ऐसे जो हम पदनाम देते हैं, क्या ये उपाधियां हैं? क्या ये उपाधियां हैं? तो मैं आपको बता दूं, पद्मश्री या पद्म विभूषण ये उपाधियां नहीं हैं। ये उपाधियां नहीं हैं, ये सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड हैं, अर्थात इनको पुरस्कार, इनको हम पुरस्कार कहेंगे, ना कि कोई उपाधियां। ठीक है भाई, इसको हम पुरस्कार कहते हैं, ना कि हम इनको उपाधियां कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पद्म विभूषण या पद्मश्री क्या उपाधियां हैं, भारत सरकार के द्वारा दी गई ये उपाधियां हैं। तो भारत सरकार ने इस चीज को बड़ा ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि पद्मश्री और पद्म विभूषण कोई उपाधियां नहीं है, ये केवल और केवल भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पुरस्कार हैं जो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में हम देते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज डिफाइन कर दिया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्या पद्मश्री कोई उपाधि है? तो आपको बता दूं, नहीं, पद्मश्री या पद्म विभूषण कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, उपाधि नहीं है। तो अनुच्छेद 18 हमारा कंप्लीट होता है कि उपाधियों का अंत होता है इसमें। पर कहां कहां पर उपाधियां दी जा सकती हैं? तो मैंने आपको बताया, विद्या एवं सेना संबंधी क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं, तथा पद्मश्री एवं पद्म विभूषण ये कोई उपाधियां नहीं है, ये उपाधियां नहीं है, ये क्या हैं? ये पुरस्कार कहलाते हैं, पुरस्कार। ठीक है, प्राइज अगर हम कहें तो ये प्राइज होते हैं, ना कि कोई उपाधियां। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 19। मैं आपको बताना चाह रहा था कि अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
इस अनुच्छेद में देखिए काफ़ी सारे पार्ट हैं, इस अनुच्छेद के काफ़ी सारे पार्ट हैं। इस अनुच्छेद में देखिए अनुच्छेद पहला 19(1), 19(1) में आपको दी गई स्वतंत्रताएं हैं कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वो स्वतंत्रताएं हैं। ये अनुच्छेद 19(1) की बात है। 19(1) में आपको दी गई स्वतंत्रताएं हैं। पहली, भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है, मैं अनुच्छेद 19(1) की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 19(1) में दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन, असेंबली, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा मैं आपको लिखवा दूं तो तीसरा होता है, पहला आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हो गया शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ही डिफाइन करना चाहूंगा कि देखिए इस संघ का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संघ मतलब होता है लोगों का समूह। यदि हम लोगों के समूहों को इकट्ठा करके या लोगों को मिला करके कोई संघ का निर्माण करते हैं तो वो वैध कहलाएगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो एक तरीके से संघ हैं। वो क्या है? एक तरीके से संघ। इसको हमारा संविधान स्वीकृति देता है कि हमारे देश के अंदर संघ बनाने की लोगों को स्वतंत्रता है, ठीक है। चौथा है स्वतंत्र रूप से आवागमन, स्वतंत्र रूप से आवागमन। इसका मतलब ये है कि हम देश में के किसी भी भाग में, देश के ओवरऑल इंडिया, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी अपना घूमा फिरी कर सकते हैं। ये चीज़ चौथे पॉइंट में लिखी गई है कि स्वतंत्र रूप से आवागमन। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूं, अगर मैं मध्य प्रदेश जाना चाहता हूं तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए। पांचवा मैं आपको बताता हूं निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, ठीक है भाई। निवास की स्वतंत्रता, किसकी? निवास की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि मैं भारत के किसी भी कोने में जाकर के निवास कर सकता हूं, अर्थात मैं भारत के किसी भी कोने में जाकर के अपनी दुकान या मकान बना सकता हूं। इसकी मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान मुझको ये सारी स्वतंत्रताएं देता है। मैं एक और स्वतंत्रता यहां पर लिखना चाहूंगा, मैं इसको रेज कर देता हूं, जो सबसे आखिरी की स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यापार एवं वृत्ति, व्यापार एवं वृत्ति करने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वृत्ति करने की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यापार का मतलब होता है ट्रेड, वृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन, ठीक है भाई। मुझे अपना व्यापार और जो मैं पेशा करता हूं उसको करने की स्वतंत्रता मेरे पास है। मैं किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता हूं और मैं किसी भी प्रकार का अपना जो मेरा प्रोफेशन है या जो मेरा शौक है उसको भी मैं कर सकता हूं। तो ये इस तरीके के 6 पॉइंट्स थे। मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहूं
कि ये अनुच्छेद 19(1) था। अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) में बताई गई ये बातें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 में बताई गई ये बातें हैं। मैं देखिए आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए यदि हमारा संविधान हमको अधिकार देता है तो हमारे अधिकारों पर लगाम भी लगाता है, ठीक है। अधिकारों पर लगाम भी लगाता है। आपको केवल और टीचर्स ने केवल ये बता दिया होगा कि अनुच्छेद 19 में केवल और केवल हमको दिए गए अधिकार उन्होंने बता दिए होंगे। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि केवल अधिकार अनुच्छेद 19(1) में बताए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) में सारे आपको 6 के 6 अधिकार हैं। उसके बाद जैसे ही आप अनुच्छेद 19(2) का ही जैसे ही आप 2 में कूदेंगे, ठीक है भाई, आप जैसे ही अनुच्छेद 19(2) में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यदि हमको कोई अधिकार दिया गया है तो उस पर प्रतिबंध भी लग सकते हैं। इस बात का संविधान में वर्णन है, इस बात का संविधान में वर्णन है भाई कि किन किन परिस्थितियों में हमारे जो ये 6 अधिकार मैंने आपको बताए थे इन पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है या इन पर निर्बंधन लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 19(2) में बताया गया है कि यदि, मैंने आपको पहला बताया था कि हमारे पास 6 तरीके के अधिकार, 19(1) में आपको मैंने बता दिया था कि भाई 6 तरीके के अधिकार बताए थे कि अभिव्यक्ति एवं शांतिपूर्ण, देखिए अभिव्यक्ति बताया था पहला, दूसरा आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन बताया था, तीसरा आपको संघ बनाने के लिए मैंने शक्ति बताई थी कि आप संघ भी बना सकते हैं, चौथा मैंने बताया था आपको कि आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं, इसका मतलब आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, पांचवा मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी देश, मतलब किसी भी देश के कोने में, मतलब हमारे भारत देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं या अपना निवास स्थान बना सकते हैं, और छठा मैंने आपको बताया था कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19(2) किस बात को कहता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 19(2) किस बात को कहता है, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि 19(2) किस बात को कहता है। तो लिखिए 19(2) ये बताता है कि देखिए हमारे भारत में यदि हमको बोलने की आज़ादी है तो हमारे बोलने पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसा कि संविधान में लिखा गया। यदि 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 देश की अखंडता एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलेगा, यदि देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलेगा तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो आपको आज मुझे लगता होगा कि पहली बार आपने पढ़ा होगा कि यदि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका जो 19(1) में मैंने आपको बताया था, 19(1) में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा बोल दें जो देश की एकता को नुकसान पहुंचा दे तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किन परिस्थितियों में हमारे बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के आधार पर हमारे बोलने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं या उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि भाई देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता के खिलाफ अगर यदि कोई व्यक्ति बोलता है, मैं आपको इन तीनों के मतलब बता दूं। अखंडता का मतलब यह है कि भारत जो हमारा देश है वो एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। आप ऐसा ना बोलें जिससे कि किसी एक समुदाय को बुरा लगे या हमारे देश की अखंडता को उससे नुकसान पहुंचे। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपकी बोलने की आज़ादी पर हम या सरकार उस पर रोक लगा सकती है। एकता का मतलब ये हो गया कि हमारा जो हम लोग जो किसी एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। देखिए, अखंडता और एकता का अर्थ लगभग समान होता है, थोड़ा इसमें टेक्निकल फर्क है, वो आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं आपको संप्रभुता और बता दूं। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि देखिए हमारा देश है, यदि हम अपने देश में रह करके पाकिस्तान या किसी अन्य देश का नारा लगाते हैं, जो देश हमारा शत्रु है, ठीक है, जो देश हमारा शत्रु है, अगर हम उस देश के नारे लगाते हैं या उस देश की जय जयकार करते हैं
तो वो हमारी देश की संप्रभुता के खिलाफ जाएगा और उसके बोलने पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, देखिए अब पहला मैंने आपको बताया था अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के अंदर आपका प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए प्रेस क्या करता है, प्रेस का मतलब ये होता है कि वो न्यूज को इकट्ठा करते हैं और अपना जो ये कह सकते हैं कि जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब किसी चीज को बताते हैं। तो उनको ये जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19 के माध्यम से ही मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कहां लिखा गया है, तो देखिए मैं बता दूं, प्रेस की स्वतंत्रता जैसा शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। इसको बाद में उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि भाई उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता भी होगी वो भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है, तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रेस भी आएगा, प्रेस को भी वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तभी तो वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी उनके खिलाफ लिख देते हैं। तो यदि प्रेस भी देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के खिलाफ कुछ बोलेगा या बोलता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अनुच्छेद, अब मैं आपको बता देता हूं अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 में काफी सारी चीजें हैं। अनुच्छेद 20 में देखिए पहली चीज जो बताई गई है, देखिए पहली चीज इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कि यदि कोई व्यक्ति आज कृत्य करता है, यदि कोई व्यक्ति आज के दिन कृत्य करता है और आज के दिन उस कृत्य के लिए कोई भी अपराध या कोई भी विधि नहीं है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए इसको मैं अच्छी तरीके से आपको सरल तरीके से समझाता हूं। किस तरीके से, मान लीजिए मैंने कोई ग्लास तोड़ा, ठीक है, मैंने कोई, पहले मैं इसकी आपको थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूं। ठीक है, कि अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है, किसी किए गए कृत्य के लिए यदि कोई विधि नहीं है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, पहली बात इसमें जो ये लिखी गई है अनुच्छेद 20 में कि किसी किए गए कृत्य के लिए, देखिए संविधान की डिटो भाषा में आपको लिखवा रहा हूं, बिल्कुल डिटो इसी तरीके से लिखा गया है। अब आपको संविधान पढ़ते वक्त यही चीजों की दिक्कत आपको आती है कि कृत्य शब्द, इन सब को जो ये शब्द होते हैं काफी टेक्निकल शब्द होते हैं, इन्हीं शब्दों को यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। किसी किए गए कृत्य के लिए यदि कोई विधि नहीं है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। मैं आपको आज केवल इतना ही बताऊंगा कि इस पैराग्राफ का या इस सेंटेंस का अर्थ क्या है। मान लीजिए मैंने यदि कोई कृत्य आज किया है, या कृत्य का मतलब है यदि मैंने कोई ऐसा काम किया है, मान लीजिए आज मैंने कोई गिलास तोड़ा है, ठीक है, यदि कोई गिलास आज मैंने तोड़ दिया, ठीक है, आज के दिन गिलास तोड़ने के लिए कोई विधि नहीं है, ठीक है, आज के दिन गिलास तोड़ना कोई अपराध नहीं है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते कुछ दिन बाद यदि गिलास तोड़ने के लिए कोई विधि आ जाती है कि भाई ये अपराध की श्रेणी में होगा, तो भी मैं अपराधी नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने गिलास तोड़ा था उस दिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।